हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 2024 का संस्करण जो हो जाता है पवन सीरीज का, इसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अभी हम लोग डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे हैं और अभी आपने सीरीज कंटिन्यू करा दी। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के मैसेजेस यानी कमेंट भी आ रहे थे कि आप सीरीज कराएं, और दूसरी बात ये भी है कि हम डिटेल में चीज़ों को आपको बता रहे हैं और ये भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ और है कि इस पे बिल्कुल फोकस ये ना कीजिएगा कि बस हम सिर्फ सीरीज को ही पढ़ लें और डिटेल में चीज़ों को ना पढ़ें, तो वो भी चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे उतना अच्छा है। हालांकि इन जो क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे इसमें भी हम डिटेलिंग करेंगे, डिटेल ज़रूर देंगे, क्योंकि सिर्फ अगर हम आपको 4 ऑप्शन पढ़ के और एक पे टिक कर दें वो चीज़ भी नहीं सही है। अब आपको पता भी ना हो कि ये किस वजह से सही हुआ है या किस वजह से ये गलत है, जब उस पर आप डिटेल से चीज़ों को जानेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। आप पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप पिछली वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन ही गलत किया है। गलत का मतलब यह है कि जो गलत है वही सही होगा। इन्होंने कहा जो नहीं है उसके बारे में हमें बताएं। तो मध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक, तो इसमें इसके जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य मापक हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, ठीक है ना। 5 कौन कौन से हो जाते हैं? तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो मध्यांक, बहुलक, मध्यमान ये सब हो गए, लेकिन किसका नाम नहीं आया? प्रसार का नाम नहीं आया। यानी यहाँ पे क्या है, गलत पूछा गया, यानी जो नहीं है वही बताएं। तो प्रसार ही नहीं है, वही आपका सही है, यानी आपका सा ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो थॉर्नडाइक महोदय के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने टोटल जो इनके सीखने के सिद्धांत है इनके टोटल हो जाते हैं 8, और इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे 5 तो आपके हो जाएंगे 3, यानी जो 3 है ये, तो ये कैसे हैं? ये मुख्य हो जाते हैं, जो आपको आंसर मिल चुका होगा, यानी द ऑप्शन। और अगर गॉड नियम की बात की जाए तो 8 माइनस आप 3 कर दें, यानी आपके मुख्य तो 3 हो गए, तो आपके बचे 5, यानी 5 हो जाते हैं गॉड नियम। अब इसमें अगर मुख्य नियम जो हैं उनकी बात कर ली जाए कि कौन कौन से हैं, तो आपका देखिए फर्स्ट नंबर पे हो जाता है तत्परता का नियम। तो तत्परता हो जाता है, यानी तत्परता का नियम हो जाता है। सेकंड आपका हो जाता है अभ्यास का नियम हो जाता है, और आपका थर्ड हो जाता है प्रभाव का नियम, ठीक है ना। थर्ड क्या हो जाता है? तो प्रभाव का नियम हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने टोटल जो नियम दिए वो 8 थे, इसमें 5 गौड़ नियम और 3 आपके मुख्य नियम है। मुख्य नियम के नाम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100 होती है, 205 होती है, 270 होती है या 306। अब आप कंफ्यूज, अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, जिन्होंने डिटेल में चीज़ों को नहीं अभी पढ़ाया है, जिन लोगों ने हमारे क्लास को भी अटेंड नहीं किया है, प्रीवियस क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। और जिन लोगों ने डिटेल में चीज़ों को देखा है उनको नहीं कंफ्यूजन हुई होगी, उन लोगों ने अब तक टिक कर लिया होगा। तो यहाँ पे हड्डियों की संख्या की बात की जा रही है, वो भी कौन से? तो नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या। तो इसमें बात करें तो नवजात शिशु की हड्डियां यानी शिशुअवस्था में और बाल अवस्था में और उसके बाद की अवस्था में यानी किशोर अवस्था और जो अवस्थाएं आती हैं उसमें हड्डियों की संख्या अलग अलग होती है। तो हम बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर बाल अवस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था में हड्डियों की जो संख्या होती है वो आपकी हो जाती है 350। कितनी हो जाती है? तो 350। और अगर हम शेषवावस्था की बात करें, शेषवावस्था की बात करें तो कितनी हो जाती है? तो आपकी हो जाती है 270। अब आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर फिर बात करें कि उसके बाद यानी प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या और लास्ट तक कितनी रहती है? तो रहती है 206। अब आपने सोचा होगा कि 206, यहाँ पे 205 है, ऐसा तो नहीं है, 205 सही है क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, या 306 सही है, 206 होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया, बड़े कंफ्यूज हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शेषवावस्था की बात आए तो 270 हड्डियां हैं, अगर बाल अवस्था की बात आए तो 350 हड्डियों की संख्या होती है, और उसके बाद की अवस्था यानी किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियों में क्या होता है, संगलित होने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, तो 206 हड्डियां अब वो सीमित हो जाती हैं, फिर इतनी ही रहती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाता है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमेन है, या स्किनर है, या कोहलर है, या हल है। तो सबसे पहले स्किनर का नाम जान लेते हैं। बीएफ स्किनर जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। अमेरिकी, अगर आपका आ जाता है कि स्किनर महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो अमेरिकी के। अगर बात की जाए कि इन्होंने किन पशुओं पर शोध किया, है ना, या किन पर शोध किया, तो चूहे और कबूतर पर, ठीक है ना। अलग अलग टाइम में चूहे और कबूतर पर इन्होंने किया, प्रयोग किया। हो जाता है तो इनका जो सिद्धांत है और किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से या किन किन नामों से जाना जाता है, तो इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसको पुनर्बलन, क्या? तो पुनर्बलन का सिद्धांत और सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत के रूप में भी इसको जानते हैं। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि स्किनर महोदय, ठीक है ना। तो क्रिया प्रसूत अधिगम के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर महोदय हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शेषवावस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, या प्रौढ़ा अवस्था में? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो किशोर अवस्था हो जाता है। क्यों? इस पे भी डिटेल से बात कर लेते हैं। शेषवावस्था यानी जो शेषवावस्था के बाद बाल अवस्था आती है, और बाल अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो किशोर अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों में इतने बदलाव होते हैं, इतने परिवर्तन होते हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि हमें जो परिवर्तन हुए हैं ये कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अब वो बच्चा अपने आप को बड़ा भी समझता है, उसको लोग ये भी कहते हैं छोटा है, कुछ लोग समझते हैं बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो, कुछ लोग कहते हैं अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो, यानी वो बड़ा कंफ्यूज रहता है। उसमें बहुत से परिवर्तन भी आते हैं, वो भी सोचता है ये परिवर्तन आखिर कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब इसी एज में क्या होता है, बच्चे चाहे, इस एज के बच्चे चाहे तो कुछ बन सकते हैं, क्योंकि यही एक एज ऐसी होती है जब बच्चा ये छांटता है कि हमें किस लाइन में जाना है, क्या करना है। और इसी एज में बच्चा क्या होता है, गलत राह पे यानी गलत संगत में पड़ गया, उसकी अच्छी गाइडेंस नहीं हुई, अच्छे मतलब उनके घर के जो बड़े हैं उन लोगों ने उनका, जैसे कि कहते नहीं कि किसी के यहाँ ये होता है कि बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है, जो कर रहा है ठीक है, उसके बारे में ना पूछना, ना बोलना, ना उससे बात करनी, ना कोई डिस्कस करना। तो क्या होता है, बच्चा गलत प्रवृत्ति में हो जाता है। यानी क्या है, आपराधिक प्रवृत्ति किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा अगर होने की संभावना रहती है तो किशोर अवस्था में, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, तो शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, या समायोजन में। तो सबसे पहले देखिए संज्ञानात्मक के बारे में जानेंगे। जब संज्ञानात्मक होता क्या है तभी तो हम इस पर टिक कर पाएंगे कि किस ऑप्शन पे हमें टिक करना है ना। सिर्फ ऐसे टिक तो तुक्के तो लगाने नहीं है।
तो संज्ञानात्मक क्या है कि ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा, बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग क्या है, मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें पहचान, प्रतिहान यानी रिमेम्बरिंग और व्याख्या आता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये बौद्धिक है, तो बौद्धिक विकास में यानी आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान। ये कथन है क्रो का, वुडवर्थ का, डम्बिल का या एवरिल का। तो ये डम्बिल का हो जाता है। देखिए इस तरह की जो परिभाषाएं हैं आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाएं आती ज़रूर है। उसके बाद है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि के विकास की अगर हम बात करें तो कब तक पूर्ण हो जाता है, शिशु अवस्था में हो जाता है या बाल्यावस्था में हो जाता है या किशोर अवस्था में हो जाता है या सभी अवस्थाओं में हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो इसमें किशोर अवस्था में हो जाती है, ठीक है ना। वैसे तो आपका ये बुद्धि का जो मामला है तो ये तो होता है कि सभी अवस्था में होता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो हो जाता है आपका किशोर अवस्था में, यानी कि आपका किशोर अवस्था राइट आंसर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्व यानी प्रभावपूर्ण कारक हैं, कौन है, प्रेरणा है, ध्यान है, रुचि है, स्मृति है, क्या है। तो इसमें हो जाता है कि सीखने यानी सीखने आप अधिगम भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है अधिगम, क्या हो जाता है अधिगम, या लर्निंग, जिसको कहते हैं लर्निंग कहते हैं ना। तो यानी जो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है, तो इसमें प्रेरणा है, ध्यान है, रुचि है, स्मृति है, सभी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समझिए कि सबसे प्रभावपूर्ण की बात हो रही है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व कारकों में देखिए शारीरिक स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता, भावात्मक स्थिति, रुचि, प्रेरणा, मनोभाव, तत्परता, इच्छा, व्यक्तित्व लक्षण, ये सभी शामिल है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि सबसे ज़्यादा, तो प्रेरणा, ठीक है ना। तो प्रेरणा यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपर्युक्त सभी। तो बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करना, तो उद्दीपक भी, रुचि भी, आवश्यकता भी, यानी आपका क्या हो जाता है इसमें, देखिए बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का स्रोत है, तो उपर्युक्त सभी है इसमें, तो यानी दा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ऐसा हो जाता है मिस प्रिंट की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी अभिप्रेरणा के प्रमुख 4 स्रोत होते हैं, ये भी हम आपको डिटेलिंग के देते हैं। अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं, तो 4। तो देखिए आवश्यकता फर्स्ट नंबर पे हो गया, ठीक। सेकंड पे आपका क्या हो जाता है उद्दीपन, ये भी आप देख लें, है ना। और आपका जब ये 2 हो गए, और रुचि तो फिर हो ही जाएगी, है ना, रुचि तो हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन ही ऐसा नहीं है कि आ और बा सही है या बा और सा सही है, तो यानी आपका ये हो जाता है। और इसमें है भी कि आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन और प्रेरक, क्योंकि ऐसा हो जाता है ज़्यादातर मिसप्रिंट की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। उसके बाद है अनुवांशिकता का वाहक होता है RNA केंद्रक, जीन्स या शिरा। तो आपका हो जाता है जीन्स, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये सभी। तो जहाँ पे सरकारी वाला मामला होता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ बता दी कि बहुत लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये सभी होता है उसी पर टिक मार देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मत क्या कीजिए, पहले चीज़ों को समझा क्या कीजिए कि कहीं पे क्या होता है। अभी देखिए जो ऊपर का क्वेश्चन था, अभी हमने जो देखा, इसमें उपर्युक्त सभी है, और यहाँ पे देखिए तो ये आपका सही है, चलिए ये सही है, लेकिन हर जगह
जगह पे ये नहीं है कि आपका उपर्युक्त सभी है या ये सभी हैं तो वही सही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये सभी। तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छी विधि, ये तो सब विधियां हैं, चलिए ठीक है, मान लिया ये भी विधि है, ये भी विधि है, ये भी विधि है, ठीक है। व्यक्तिगत में क्या होता है कि व्यक्तिगत यानी नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति की, एक व्यक्ति की, और वस्तुनिष्ठ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में। और प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। प्रक्षेपण विधि में व्यक्ति जो खुद यानी स्वयं अपने व्यक्तित्व के बारे में रिपोर्ट करता है, और इसके लिए वो आमतौर पर प्रश्नोत्तरी फॉर्म भरते हैं, और जो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को क्या करते हैं, अलग अलग पहलुओं को मापते हैं, तो ये प्रक्षेपण कहलाता है। तो यानी ये आपका सबसे अच्छी विधि तो ये आपकी हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रक्षेपण यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण की अगर बात की जाए तो आपका अभिरुचि से है या व्यक्तित्व से या बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है। क्या है? बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है, ठीक है। और अगर बात की जाए जो CS भाटिया द्वारा, किसके द्वारा? CS भाटिया द्वारा, नाम याद रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते भी हैं। तो CS भाटिया द्वारा 1955 में, कब? तो 1955 में विकसित किया। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं और बच्चों को पेंसिल उठाए बिना, यानी पेंसिल नहीं उठाना है और इन पैटर्नों को खींचना, यानी मान लीजिए कुछ है तो आपको बिना पेंसिल उठाए उस पर वर्क करना है, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है? तो भाई जाहिर सी बात है आपका बुद्धि से, क्योंकि ये बुद्धि परीक्षण है। जो भाटिया बैटरी परीक्षण है तो बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है, ठीक है ना। यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो सृजनात्मकता किसे कहते हैं? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, है ना, यही तो होता है ना सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता क्या है? चिंतन का सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वो कुछ नई चीजें, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है, और जो नया होता है वो जो पहले से ज्ञान नहीं होता है। अब बच्चा क्या, कोई क्रिएटिविटी कर रहा है, क्रिएटिविटी करके सीख रहा है, यानी पहले उसके माइंड में वो चीज़ें नहीं थी, उसके लिए वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब वो बच्चा करता है या और उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ सुधार भी होते हैं, लास्ट में करता जाता है और उसमें सुधार हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई तो हम बता देते हैं कि जो गलतियां हैं वो ये नहीं है कि वो आपका नेगेटिव नहीं है, वो आपका पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप ये ना सोचें कि हमसे ही गलती होती है, सिर्फ हम ही गलत हैं। ऐसा हो नहीं जाता है कि एक बार आपने जैसे कि कोई फॉर्म डाला या कोई चीज़ में कोई भी आपने कुछ शुरू किया तो उसमें विफलता मिली, तो उसमें कुछ गलतियां हुई होंगी ना, इसलिए विफलता मिली। लेकिन आपने उसका क्या किया? एनालिसिस किया, उसके बारे में जाना, उसके बारे में सोचा, फिर उसके बाद उसमें जो आपको लगा कि हमने यहाँ पे ये गलती करी है, हमारे में ये चीज़ की कमी रह गई थी, इसलिए हमें विफलता मिली है, तो आप उस गलती में सुधार करेंगे। यानी आपको क्या गलती से आपने क्या सीखा कि अगर हम दोबारा यही प्रक्रिया रिपीट करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यानी गलती क्या है? पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाता है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, यही तो हम इसी पे तो डिस्कस कर रहे हैं, सृजनात्मकता की बात हो रही है ना। तो इसमें आपका हो जाता है कि चिंतन, तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और क्या है कि जो सृजनात्मकता है वो चिंतन का है ना, चिंतन का सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ नई चीजें, रचना या विचारों को पैदा करता है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी हैं? 2 हैं, 4 है, 6 हैं या 3 है? तो इसमें आपकी हो जाती है कि पियाजे की जो अवस्थाएं हो जाती हैं वो टोटल कितनी हो जाती हैं? आपकी हो जाती हैं 4, यानी आपका बा ऑप्शन राइट है। 4 कौन कौन सी हो जाती हैं? तो फर्स्ट आपका हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं,
संवेदी गामक, क्या संवेदी गामक। और आपका ये फर्स्ट हो जाता है। फिर सेकंड कौन सी हो जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक, याद कीजिएगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और फिर थर्ड कौन सी हो जाती है, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त, और याद करना भी बड़ा इजी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यानी संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है कौन सा, तो 0 से 18 बाल विकास के अंतर्गत, या 20 से 30 वर्ष, या 25 से 35 वर्ष, या 35 से ऊपर। तो आपने बाल विकास की अवस्थाओं को जाना। जैसे आपकी शिशुअवस्था हो जाती है, तो शिशुअवस्था कब से स्टार्ट होती है, यहाँ पे डिटेलिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल में चीज़ों को जान लेते हैं। तो शिशुअवस्था जो आपकी हो जाती है वो आपकी हो जाती है जन्म से 5 वर्ष। कितनी हो जाती है, जन्म से 5 वर्ष। फिर बाल्यावस्था की बात आती है, तो बाल्यावस्था आपकी हो जाती है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष हो जाती है। फिर आपकी किशोरावस्था आती है, क्या आती है, किशोरावस्था आती है, तो क्या हो जाता है, तो 13 से 18 वर्ष, और कहीं कहीं 12 से 18 वर्ष भी आपको मिलती है, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, जैसा ऑप्शन हो वैसे आप इस पर टिक कीजिएगा। अगर आपका अति लघु में आता है तो आप ये लिख दीजिएगा कि कहीं कहीं पे 12 से 18 वर्ष होती है, कहीं कहीं पे कुछ विद्वानों ने 13 से 18 माना है। और आपकी जो किशोरावस्था है वो किसी किसी में, यानी कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, कुछ बच्चों में क्या होता है, यानी भी किशोरावस्था में वो चल रहा है, तो यानी 22 वर्ष तक भी हो जाती है। तो आप ऐसे डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 से 18 वर्ष, है ना, 18 वर्ष तक। यहाँ पे और तो 19 वर्ष तो दिए नहीं है, 22 वर्ष तो दिए नहीं है। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो 0 से 18 वर्ष, यही आपका राइट हो जाएगा आंसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, लेकिन पहला जो आपका जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा तो वो किस में आया था, बुद्धि का विकास लगभग पूरा 2023 का क्वेश्चन है। और ये आपका देखिए 2022 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है, इसलिए आप समझ लें कितना इंपॉर्टेंट और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुद्धि का विकास लगभग कब पूरा हो जाता है, तो बुद्धि का विकास लगभग किसमें, तो आपका किशोर अवस्था में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और इस पर हम डिटेल में अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए अभी हमने डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। देखिए फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना, और अभी भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको टिक कर देते हैं, क्योंकि इस पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो भी आपका 23 में आया हुआ था और ये आपका 22 में आया हुआ है ना। तो आपका 270 हो जाता है। उसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका हो गया, यानी प्रेरणा है, ध्यान है, रुचि है, या स्मृति है। तो अब आप लोग अपने आप से भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें डिटेल में ज़रूर बताएंगे और हम ही इस पर टिक भी करेंगे, है ना। यही चीज़ तो हो जाती है। तो यानी आपका प्रेरणा हो जाता है, और अभी हम लोग इसको देख चुके हैं। सीखने की सही परिभाषाएं, आदेशों का पालन करना। भाई आपने आदेशों का पालन कर लिया तो आप क्या सीख गए, ऐसा तो नहीं है। वो चीज़ अच्छी है कि आप आदेशों का पालन करें, लेकिन सीखने की अच्छी परिभाषा ये नहीं है। रटना, तो रटन पद्धति से ऐसा नहीं है कि रटन पद्धति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बच्चा बिना रटे हुए चीज़ों को समझे, क्रिएटिविटी करके सीखे, है ना।
तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो यानी ये भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो बिल्कुल अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये आपका राइट हो जाता है। और दूसरों के साथ काम करना, अब आप दूसरों के साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन सीखने की सही परिभाषा नहीं है। आपके सीखने की परिभाषा ये हो जाती है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। आप ही जैसे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्या क्या ब्लैक बोर्ड पे चीज़ों को लिख दिया और बच्चे से कहा इसको नोट कर लो, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक, बच्चा सीखे, है ना, कुछ करके सीखे, कुछ गलतियां करे, फिर उसमें कुछ सुधार करे। तो जब कई बार चीज़ों को क्या करेगा, उसमें गलतियां भी करेगा, फिर सुधार करेगा, फिर गलतियां करेगा, फिर लास्ट में क्या होगा, चीज़ें सुधर जाएंगी, सुधरी हुई आपको मिलेंगी। तो ये चीज़ ज़्यादा सही हो जाती है, अपने अनुभव के अनुसार और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कितने 20 ही क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के उसके बाद के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।